ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है जुलाई अगस्त सितंबर 2025 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई अगस्त सितंबर का यह 3 महीने का कालखंड तुला के लिए, लिब्रा के लिए। जो मेरा त्रैमासिक राशिफल होता है, इसमें मैं आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव हो रहे हैं, उस पर एक विवेचन करता हूँ। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित मैं विवेचन करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा के गोचर पर आधारित एक राशिफल होता है, और यथासंभव जो बाकी ग्रह हैं उनके गोचर पे भी वीडियोस आती ही हैं। लेकिन इन सभी में से त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होते हैं। जो व्यक्ति ये समझता है कि ज्योतिष मार्गदर्शन के लिए है, जो ये समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा को समझकर, उनकी स्थिति को समझकर अपने जीवन पर उसके प्रभाव को ढालना, क्या अच्छा हो सकता है उससे बच के रहना, क्या अच्छा हो सकता है उसका लाभ उठाना, क्या बुरा हो सकता है उससे बच के रहना, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए ज्योतिष की जो विद्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है, जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें बहुत कुछ घटित हो रहा है। जहाँ जुलाई का महीना शुक्र पर शनि के प्रभाव के साथ स्टार्ट होगा, वहीं शनि और बुध वक्री हो जाएंगे जुलाई में। काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। बुध और शुक्र जो 2 सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, उनकी युति होगी जुलाई में, जुलाई के अंत में। अगस्त में मंगल का एक गोचर जुलाई के अंत में हो जाएगा, तो उसको मैं अगस्त के महीने से ज़्यादा कंसीडर करूँगा। वहाँ पर मंगल और शनि का समसप्तक योग बनेगा जब आमने सामने होंगे। वहीं सूर्य राहु केतु के एक्सेस में फंसेंगे और बुध मार्गी हो जाएंगे। अगस्त के महीने में ये सब कुछ होगा। और सितंबर के महीने में बहुत कुछ घटित होगा। सितंबर के महीने में जहाँ सूर्य नीचाभिलाषी होंगे, वहीं 2 ग्रहण लगेंगे। एक लगेगा पंचम में, एक लगेगा आपके 12वें घर में, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। और इसके साथ ही मंगल और शनि का षडाष्टक योग भी होगा। शनि और सूर्य पिता पुत्र आमने सामने भी आएंगे। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है, और इन सभी चीज़ों की विवेचना मैं त्रैमासिक राशिफल में करने का प्रयास करूंगा अपने स्तर पर। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण का जुलाई के महीने के साथ। शुरू करते हैं जुलाई के महीने के साथ। जून के अंत में एक राशि परिवर्तन हुआ था शुक्र का, जो मैंने उस टाइम पे कहा था कि मैं इनका विवेचन जुलाई से ही करूंगा, क्योंकि महीने के एकदम अंत में होता, जून के एकदम अंत में होता। तो वहीं से शुरू करते हैं। शुक्र जून के अंत में आपके अष्टम भाव में, लेकिन खुद की अपनी राशि में यानी कि वृषभ में आ चुके होंगे। तो यहीं से शुरुआत करेंगे जुलाई की। अष्टम के शुक्र कई चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं। गुप्त धन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, इंश्योरेंस के काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे आके विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब विपरीत राजयोग बनाते शुक्र पर शनि की दृष्टि है, जो आपके योग कारक ग्रह है। ठीक है, तो ये अब शनि बैठे हैं 6ठे घर में। ये है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये है लीगल चीज़ें। सबसे पहले तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का कुछ लीगल वाद विवाद चल रहा था, वो सॉल्व हो सकता है। और अदरवाइज भी, क्योंकि शुक्र लग्नेश हैं, शनि 6ठे घर में बैठे हैं, कोई और लीगल प्रॉब्लम चल रही थी, लंबी लीगल बैटल चल रही थी, उसको सुलझाने का एक मौका आपको जुलाई के महीने में मिल सकता है। क्योंकि शुक्र लग्नेश है स्वयं और अष्टम में आ रहे हैं, और जब लग्नेश अष्टम में या 12वें में गोचर करता है तो बड़े चेंजेस लाने का मौका मिलता है। तो ये 10वें से 11वां भाव है, करियर में कुछ बड़ा बदलाव लाने का अवसर मिल सकता है, और जीवन में भी कुछ बड़े बदलाव लाने के विचार कर रहे थे, उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। अष्टम के जो शुक्र हैं वो गुप्त विद्याओं के लिए, साधनाओं के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। हमेशा जब हम गुप्त विद्याओं की बात करते हैं, जब मोक्ष आदि की बात करते हैं केतु, लेकिन जब पर्टिकुलरली विद्याओं की बात करते हैं तो वहाँ पे शुक्र से बेटर कोई ग्रह नहीं। केतु आपको ऑकल्ट में लेके जाएगा, शनि भी ऑकल्ट में लेके जाते हैं, पर विद्या सीखना तो बिना शुक्र के पॉसिबल ही नहीं है। विद्याओं के कारक शुक्र हैं, जो गुप्त विद्याएं हैं उनके कारक शुक्र हैं।
शास्त्रीय ज्ञान बृहस्पति है, शास्त्रीय ज्ञान बुध भी है, लेकिन गुप्त विद्याएं वो बिना शुक्र के नहीं आ सकती। तो यहाँ पर कुछ विद्या सीखनी है, बहुत अच्छा है। और रिसर्च पे स्टूडेंट जैसा मैंने कहा उनके लिए भी बहुत श्रेष्ठ है। अष्टम के शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये क्योंकि धन स्थान को भी देखेंगे आपके, तो ये बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा भी एक करता है। लेकिन जब भी लग्नेश अष्टम में आते हैं तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो हेल्थ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अचानक से कोई पुराने रोग वापस आ सकते हैं, क्रॉनिक डिजीज स्टार्ट हो सकती है, और इवन यहाँ पे इन्फेक्शुअस डिजीज होने के बहुत ज़्यादा योग बन जाते हैं। अब शनि शुक्र को देख रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यही जो शनि है ये 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे। तो अगली प्रिडिक्शन शनि की ही है। हम पहले शुक्र पर प्रभाव की उनकी बात करते हैं, फिर बाकी चीज़ों की। क्योंकि शनि वक्री हो जाएंगे, योग कारक ग्रह हैं, और शुक्र को देखेंगे। शुक्र विवाह के कारक हैं, लग्नेश हैं, अष्टम में बैठे हैं। अष्टम के शुक्र वैवाहिक जीवन में ट्रस्ट इश्यूज लाते हैं, ध्यान भटकाते हैं। और जब वक्री शनि का प्रभाव आ गया, ये मैरिड लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम्स लेके आएगा। और यही मैंने कहा था ना, शुक्र अष्टम में लग्नेश है, तो सेहत पर अच्छा प्रभाव नहीं। अब वक्री शनि जब शुक्र को देखेंगे तो ये अचानक से हेल्थ इश्यूज को बढ़ाएगा। तो हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, स्पेशली जुलाई के स्टार्ट से ही। लेकिन जैसे ही शनि वक्री होंगे वहाँ से प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। अब शनि के वक्री होने पर आते हैं। वक्री शनि है, छठे घर के वक्री ग्रह, स्पेशली क्रूर ग्रह, ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। योग कारक ग्रह है, क्योंकि तुला के लिए शनि योग कारक है। ये फिर से लीगल कार्यवाहियों में सफलता देगा। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अटेंटिव बनाएंगे, कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ाएंगे। अर्थ त्रिकोण है, और कोई बहुत पुराना काम अगर अटक रहा था आपका, वो आपकी अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमता से पूर्ण करने में हेल्प कराएंगे। शनि चतुर्थेश है, पंचमेश है, और लंबे टाइम तक वक्री रहेंगे। तो कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, लंबा उलझा हुआ था, वो सॉल्व हो सकता है। और स्टूडेंट्स जिनको कंपटीशन में सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि पंचमेश छठे घर में वक्री हो गए, जैसे मैंने कहा क्रूर ग्रह छठे घर में वक्री होना और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो ये अगला लंबा कालखंड आपके एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन योग कारक ग्रह का छठे घर में वक्री होना दुश्मनों को बढ़ाता है। आप देखेंगे आपके दुश्मन बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, कार्य क्षेत्र हो या पर्सनल लाइफ हो। मामा चाचा आदि की साइड से ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, और आपके कलीग्स भी आपको बहुत तंग करेंगे। आप बहुत अच्छा काम करेंगे, बट वर्किंग एटमॉस्फेयर जहाँ पे भी आप काम करते हैं, ये 3 महीने, आप शनि तो नवंबर तक वक्री हैं, आप देखेंगे वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत टॉक्सिक रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और हाँ, वक्री ग्रह अगर 12वें घर से संबंध बना ले तो मंदता आती है। आप देखेंगे कि जुलाई में, 13 जुलाई के बाद आपके कुछ कामों में या कई कार्यों में मंदता आनी शुरू हो जाएगी। एक चीज़ इसका सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि वक्री शनि लग्नेश को भी देख रहे हैं और छठे घर में बैठे हैं। ये शनि के वक्री होने से ना फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ेगी। तो अपने फ्रस्ट्रेशन पर नियंत्रता से कंट्रोल आपको रखने का प्रयास करना है। अभी जो वक्री शनि है, इन पर मंगल का प्रभाव भी है, दृष्टि द्वारा अष्टम दृष्टि है, ये गुस्सा और दिलाएगी। तो बहुत केयरफुल रहना है। हाँ, शनि छठे घर में है, 11वें घर के मंगल की दृष्टि, जो धनेश है और सप्तमेश है। बिजनेस में कुछ अटक रहा था या कोई पैसा अटका हुआ था, वो आ सकता है। लेकिन गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आप देखेंगे, आप बहुत इरिटेटेड रहेंगे। तुला वाले जातक नहीं होते ज़्यादा इरिटेटेड, बहुत बैलेंस्ड लोग होते हैं, बहुत पीसफुल या कहिए पीस फ्रेंडली लोग होते हैं। मैं कई बार बताता हूँ ना कि ये लोग आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करते हैं। आप तुला वाले जातकों को देखेंगे, अगर कुछ हो भी रहा ना, वो अपनी गलती मान लेंगे, ठीक है भैया तू खुश रह, ठीक है मेरे से गलती हुई। ये ऐसा इनका व्यक्तित्व होता है। लेकिन वो एक नेचुरल व्यक्तित्व है। जब ग्रहों का प्रभाव बदलता है तो व्यक्तित्व भी बदलता है। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन से दूर रहिएगा। 13 जुलाई को शनि वक्री हो गए। अब 16 जुलाई को सूर्य का गोचर होगा। सूर्य आपके 10वें भाव में आ जाएंगे और दिग्बली हो जाएंगे। बहुत अच्छा होता है सूर्य का 10वें घर में आना। और दूसरा वो लाभेश है, तो उनका 10वें घर में आना और भी अच्छा है। करियर हो या बाकी जीवन हो, उसमें लाभ प्राप्त होगा। और साथ ही में 10वें घर में जब सूर्य आते हैं तो प्रमोशन के योग भी बन जाते हैं। बुध यहाँ पर बैठे हैं जो खुद नवमेश हैं, और सूर्य क्या है, लाभेश है। तो ये लाभ स्थान लाभ दिखाता है, ये लक्ष्मी स्थान है, ये भाग्य का स्थान है। तो इनका मिलन यहाँ पे हो रहा। सूर्य यहाँ पे दिग्बली है, कार्य क्षेत्र में
प्रमोशन आदि के कुछ दिनों के लिए अगर इस टाइम पे होता है, क्योंकि बुध भी वक्री हो रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा बहुत लंबा टाइम होगा, लेकिन लेट्स से 2-3 दिन का एक कालखंड हो सकता है जहाँ पे अगर प्रमोशन की आपकी बात चलती है तो चीज़ें आपके हक में जा सकती हैं। बुध जो है वो 12वें घर के स्वामी है और सूर्य जो है वो 11वें घर के स्वामी है, और ये दोनों मिलकर आपके चौथे घर को देख रहे हैं। तो 12वें घर के स्वामित्व होने के नाते और लाभ स्थान के स्वामित्व होने के नाते 12वां घर क्या है, सेल, लॉसेस, 11वां घर एसेट्स। तो दो चीज़ें हैं, एक प्रॉपर्टी बेचने का योग भी बन जाता है और कोई प्रॉपर्टी बेच के एसेट्स डेवलपमेंट का, और क्योंकि चौथे घर का प्रभाव आ गया तो अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के, पुरानी प्रॉपर्टी बेच के कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसका भी योग बहुत अच्छा यहाँ पर बन रहा है। वैसे तो सूर्य का 10वें घर में आना अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने कहा बुध वक्री हो जाएंगे, 18 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ पे ना कार्य क्षेत्र में थोड़ी दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। अब क्योंकि वो नवमेश हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, एक स्वामित्व उनका 10वें से 12वां है, एक लग्न से 12वां है। अब यहाँ पे जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत खराब चल रही है उनके लिए कुछ टाइम के लिए जॉब जाने का योग बन जाएगा, एटलीस्ट 2-3 हफ्ते। तो अब मैं बताऊंगा को किस किस की चल रही है। अगर आपकी बुध की ही चल रही है, अगर आपके केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, अगर आपके शुक्र की ही चल रही है लेकिन शुक्र बहुत खराब है कुंडली में, और अगर वक्री शनि है आपकी कुंडली में, उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा तक भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे जॉब जाने के कुछ लोगों के योग बनेंगे। लेकिन अदरवाइज बहुत ज़्यादा अगर बुरे योग नहीं है और कंपनी में भी टाइम खराब नहीं है तो उनको बहुत ट्रबल्स होंगे, उनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, लिखा पढ़ी के काम गलत होंगे, गलतियां करेंगे, छोटी छोटी मिस्टेक्स करेंगे, तो एकाग्रता बहुत दिखानी है। और क्योंकि ये दोनों ग्रह मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं तो फैमिली लाइफ पर, इमोशनल लाइफ पर भी इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ेगा। 12वें घर के स्वामी बुध वक्री होकर चौथे घर को देखेंगे, यानी कि खर्चे बहुत बढ़ेंगे कार्य आपके जीवन में ये। और सबसे बड़ी बात है ये जो बुध का वक्री होना है, अब शनि भी वक्री है और ये त्रिकोणीय संबंध बन गया और दोनों ही अर्थ त्रिकोण में है, तो कार्य क्षेत्र में ये शनि और बुध वक्री होना दोनों ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, अनईजी सिचुएशन करेंगे, और बहुत ही बुरी कुंडली है, कुंडली में बहुत बुरे योग हैं और समय अच्छा नहीं चल रहा, तो उनकी जॉब जाने का भी योग थोड़ा सा बन जाता है। तो काफ़ी केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको यहाँ पर, अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल रखिएगा। 26 जुलाई को एक और योग होगा, वो होगा या गोचर होगा शुक्र का। शुक्र आ जाएंगे नवम भाव में। अब ये एक प्रकार से अच्छा है, क्यों? क्योंकि एक तो लग्नेश थे, अष्टम में थे और इतना सब ग्रह वक्री हुए। सबसे पहली बात तो लग्नेश जैसे ही स्ट्रांग होंगे तो आपकी जो ये वक्री ग्रहों का इम्पैक्ट है ये भी कम हो जाएगा और यहाँ पे भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। और दूसरा, गुरु और शुक्र साथ में आ गए, जो सबसे शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स, वो यहाँ पे साथ में आ गए। और कहाँ पे आ गए? भाग्य स्थान में आ गए। शुक्र लग्नेश भाग्य स्थान में आकर भाग्य योग, लक्ष्मी योग बनाते हैं। गुरु खुद भाग्य के कारक हैं और गुरु 2 उपचय भावों के स्वामी, यानी कि जीवन को बल मिलेगा, गति मिलेगी और हिम्मत मिलेगी। जैसे मैंने कहा ना, ये वक्री ग्रहों का प्रभाव जो एकदम आपको 13 तारीख से तंग करेगा, 26 के बाद आते आते काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। ये लक्ष्मी योग भी बनता है, ये पराक्रम योग भी बन रहा है, क्योंकि 2 उपचय भावों के स्वामी साथ में बैठे हैं लग्नेश के साथ, और भाग्य। तो भाग्य और पराक्रम के मिलन के कारण आप कई जो चुनौतियां आपने जुलाई के मध्य भाग से झेली होंगी उसका निवारण भी खुद ढूंढ लेंगे। और यहाँ पर राहु का इम्पैक्ट भी है, तो ये विदेश से धन भी दिखाता है और अनकन्वेंशनल रास्ते भी दिखाता है, तो ये भी आपके लिए श्रेष्ठ है। नवम में गुरु शुक्र और राहु का प्रभाव, आप में से कुछ लोग देखिएगा जुलाई के अंत में 1 महीने का जो ये कालखंड होगा शुक्र नवम में, कुछ लोग अचानक से किसी धार्मिक स्थल पर भी जाएंगे और आपको धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व होने का मौका भी मिलेगा, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। गुरु शुक्र की जोड़ी खैर अपने में दोनों मित्र नहीं है, लेकिन अगर 2 सबसे शुभ ग्रह भाग्य स्थान में आ गए तो भाग्य तो साथ देगा ही, इसमें इसको कौन रोक सकता है। इसके बाद देखिए मंगल का गोचर भी होगा, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, विस्तृत है, और वो 28 तारीख को होगा, तो अगले महीने से अगस्त में उसको मैं ज़्यादा इंक्लूड करूँगा। महीना ठीक है। सेहत के संबंध में जैसे मैंने शुरू में कहा थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है। अष्टम में होंगे शुक्र, तो जिनको हार्मोनल इश्यूज़ है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स है, ध्यान दें। जिनको महिलाओं को यूट्रस की प्रॉब्लम है उनको बहुत ध्यान देना है। और यहाँ पे जो लोग बहुत सेक्सुअली एक्टिव हैं अलग अलग पार्टनर्स के साथ, उनको भी थोड़ा केयरफुल रहना, अपने आप को लिमिटेड रखें, क्योंकि यहाँ पे एसटीडीज़ होने का डर बहुत ज़्यादा बन जाता है और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस भी आपको इस महीने में तंग करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का महीना श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़े बदलाव होंगे। वहीं बुध मार्गी होंगे तो थोड़ी सी शीतलता, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल, जैसे मैंने कहा, जुलाई के अंत में उनका गोचर हो चुका होगा, तो वहीं से शुरू करेंगे। मंगल आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे, कन्या में, और ये जैसे मैंने कहा जुलाई के अंत में हो चुका होगा। 12वें घर के मंगल मिश्रित रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत बुरे भी नहीं। धन स्थान के स्वामी हैं, 12वें घर में गए, और सप्तम के स्वामी हैं, 12वें घर में गए। धन स्थान के स्वामी 12वें घर में इनकम के चेंज का मौका देता है, जॉब चेंज का मौका देता है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, जॉब का एक भाव है वहाँ के स्वामी, और विदेश से पैसा लाने का भी अवसर प्राप्त कराता है। तो विदेश से, और क्योंकि वो सप्तमेश हैं, 12वें घर में चले गए, इसके भी 2-3 प्रभाव होते हैं। पहला, अगर आपका विदेश से संबंधित बिजनेस था उसमें मौका मिलेगा। अगर आप कुछ बहुत बड़ा बदलाव अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर में करना चाहते थे उसका मौका मिलेगा। और अगर आप विदेश से इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ रहे थे तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा मौका, या अदरवाइज भी आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे उसके लिए भी अच्छा मौका है। लेकिन यहाँ पर शनि और मंगल का समसप्तक योग बन गया, जिसमें से हमें याद रखना है कि शनि वक्री है। अब ये दोनों जब आमने सामने होते हैं या साथ में होते हैं या प्रभाव डालते हैं, तो मैंने हमेशा कहा है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों होते हैं। कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की पहले बात कर लेते हैं। मंगल 12वें घर में है, प्रॉपर्टी के कारक है। शनि 4थे घर के स्वामी है, 4था भाव प्रॉपर्टी का है, दोनों समसप्तक है। कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, प्रॉपर्टी बेच ही नहीं पा रहे थे, बहुत अच्छा मौका मिलेगा प्रॉपर्टी बेचने का। दूसरा, शनि 6ठे घर में है, वक्री अवस्था में, लीगल चीज़ों के लिए अच्छे हैं। जैसे मैंने कहा 12वें घर के मंगल भी लीगल चीज़ों के लिए बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो इनका समसप्तक योग लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेगा। मंगल सप्तमेश है तो बिजनेस में लीगल प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व करने में मदद करेंगे। मंगल धनेश है, कोई पैसा फंसा हुआ था लीगल जरिए से वापस आ सकता है। और क्योंकि मंगल सप्तमेश है, यहाँ से शनि को देख रहे हैं, शनि यहाँ से मंगल को देख रहे हैं, अगर बिजनेस में कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे उसके लिए भी अच्छा योग है। और इवन 6ठे घर के शनि, मंगल सप्तमेश समसप्तक, जिनका बहुत लंबा डाइवोर्स का केस चल रहा था उनको भी यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन धनेश जब भी 12वें घर में आते हैं तो खर्चे बढ़ते हैं, सेविंग्स पर प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पे वक्री शनि भी देख रहे हैं तो आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पे लीगल चीज़ें सॉल्व करने के जाए तो अदालत पर, एडवोकेट्स पर, इन सब लीगल प्रकरणों पर खर्चा तो होता ही है। लेकिन वैसे भी 12वें घर के मंगल खर्चा बहुत दिखाते हैं। सबसे बुरा प्रभाव लेकिन मैरिड लाइफ पर होगा। मैंने कहा कि जिनका डाइवोर्स केस लंबा चल रहा था उनको डाइवोर्स का मौका मिलेगा। लेकिन 12वें घर के मंगल दोष, और ऊपर से शनि का प्रभाव जो वक्री है, और ऊपर से मंगल सप्तमेश, और ऊपर से मंगल सप्तम को देख रहे हैं, इसीलिए मैरिड लाइफ में यहाँ से काफ़ी परेशानी आना शुरू हो जाएंगी, बहुत लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। और ये मंगल शनि, अभी मैंने कहा शनि वक्री 6ठे घर में है तो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा तो रहेगा ही, और जब इसका प्रभाव मैरिड लाइफ पर पड़ रहा है तो मैरिड लाइफ में तो गुस्सा दिखेगा ही। तो बहुत ध्यान देना है। एग्ज़ाम्स के लिए, कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि मंगल 6ठे घर को देख रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी पंचमेश बैठे हैं, तो कंपटीशन में सफलता के लिए बहुत अच्छा योग है। इसके बाद अच्छा, मंगल के वीडियो में बनाऊंगा ही अलग से उन पे, लेकिन मंगल का एक प्रभाव 3रे घर पर भी है, मंगल का एक प्रभाव आपके 6ठे घर पर भी है। ये भी बहुत अच्छा है। 2 उपचय भावों को मंगल कनेक्ट करें तो जीवन में बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन ये मंगल प्रॉब्लम से किसी ना किसी तरह से निकलने का भी मौका देंगे। 11 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे, यहाँ से थोड़ी सी, जैसे मैंने कहा था, शीतलता आएगी, थोड़ा सा स्थिरता आएगी। बुध भाग्य स्थान के स्वामी है तो उनका वक्री होना, लेकिन भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलता है। और 12वें घर के स्वामी यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें उथल पुथल हो जाती है। लेकिन अब शनि तो देखिए नवंबर तक वक्री है, लेकिन दोनों त्रिकोण में है तो दोनों ही ग्रह एक दूसरे त्रिकोण में वक्री हो गए तो बहुत उथल पुथल मचती है। तो यहाँ पर बुध जो है वो मार्गी होंगे, तो कार्य क्षेत्र हो, पर्सनल लाइफ हो, भाग्य हो, हर चीज़ में थोड़ी सी स्थिरता देखने को मिलेगी। 17 तारीख को क्या होगा? 17 तारीख को होगा सूर्य का गोचर, और सूर्य कहाँ पे आ जाएंगे? सूर्य फंस जाएंगे राहु केतु के बीच में। अब इसके भी इम्प्लीकेशंस अवश्य होंगे। अच्छी चीज़ है कि सूर्य अपनी राशि में है तो लाभ प्राप्त होगा। सूर्य केतु साथ में है, कोई बहुत पुराना धन का काम अटका हुआ था वो आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो सकती है आपकी। और क्योंकि सूर्य 11वें घर में है,
दोनों मिलकर पंचम भाव को देख रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं। खैर केतु की तो एक्सेस होती है। तो एक लक्ष्मी भाव है, एक लाभ स्थान है। सूर्य केतु पुराने मौक़ों को भुनाते हैं, पुराने मौक़ों को वापस लाते हैं, और पंचम में राहु आइडियाज़ देते हैं। तो आप देखेंगे आपकी जो बुद्धिमत्ता है, पैसे कमाने की जो बौद्धिक क्षमता है, वो बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन 11वें घर में केतु भी है और ये ग्रहण दोष भी लग गया, तो कुछ नुकसान भी यहाँ पे हो सकते हैं, स्पेशली जिनका अपना कुछ बिजनेस आदि है, और कुछ पेमेंट्स भी अटक सकती हैं। 11वें घर में सूर्य केतु सरकारी कार्यों में बाधाएं ला सकते हैं। तो जिनका कुछ सरकारी कार्य अटक रहा था, वो इस डेट से पहले उससे अपने कार्यों को पूर्ण कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो आपके भाई बहन, बड़े भाई या बड़ी बहन की सेहत पर हो सकता है। अगर आपके बड़ी भाई और बड़ी बहन है, उनकी सेहत पर ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि सूर्य बॉसेस के कारक है, पिताजी के कारक है, 11वें घर में केतु के साथ है, तो बॉसेस से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। और पिताजी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। अपने फ्रेंड से भी आपके संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं यहाँ पे, तो अपने फ्रेंड सर्कल पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 21 तारीख को क्या होगा? 21 तारीख को शुक्र का गोचर होगा, और शुक्र आपके 10वें घर में आ जाएंगे। लग्नेश हैं, 10वें घर में आ रहे हैं, और नवमेश के साथ युति बना रहे हैं। बहुत अच्छा है। लग्नेश, शुक्र, नवमेश, भाग्यस्थान के स्वामी बुध कहाँ बैठे हैं? कर्म भाव में। तो ये बहुत अच्छा है। शनि से वक्री अवस्था के शनि से त्रिकोण में है, तो पुरानी चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, गलत निर्णयों को ठीक करने का मौका मिलेगा, और अपने जीवन को सुधारने का मौका मिलेगा। ये जो थोड़ी सी उथल पुथल मच रही थी, पुनः 10वें घर में जब शुक्र आएंगे, ये शुक्र बुध की युति करीबन 9 दिन रहेगी, तो ये अच्छा है। कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का फिर से अवसर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, 10वें घर में शुक्र आते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, तो उससे बच के रहेगा। और क्योंकि यहाँ से अष्टमें शुक्र चौथे घर को देखेंगे बुध के साथ, जो 12वें घर के स्वामी, घर में खर्चे बहुत बढ़ेंगे। हाँ, अच्छी चीज़ें शुक्र का प्रभाव दिखाता है कि आप कोई महंगी वस्तुएं, लग्जरी की वस्तुएं लाते हैं, तो मे भी अपने आप को खुश करने के लिए, अपने परिवारजनों को खुश करने के लिए कोई महंगी वस्तु, वाहन खरीदने के लिए भी ये बहुत अच्छा योग एक बन जाता है। हाँ, बस ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहिएगा, और किसी पर भी अपने कलीग पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। आपके जो ऐसे ट्रस्टेबल फ्रेंड्स हैं ना, कलीग्स, वो भी आपको यहाँ पे धोखा दे सकते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज ये समय ठीक है। काफ़ी स्थिरता, ये बुध भी मार्गी हो गए 11 को, शुक्र की युति भी हो गई 21 को, तो थोड़ी थोड़ी स्थिरता यहाँ से आने को शुरू होगी। मंगल दोष का देखिए, अब मंगल दोष का प्रभाव है मैरिड लाइफ, मैंने कहा ही कि थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, और क्योंकि मंगल दोष अभी लंबा चलने वाला है, तो मैरिड लाइफ पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। ये 9 दिन का टाइम होगा जब बुध शुक्र साथ में है, तो मैरिड लाइफ में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको कन्वर्सेशन के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। 30 अगस्त को एक और गोचर होगा। किसका होगा? बुध का होगा। लेकिन क्योंकि वो महीने के अंत में होगा 30 तारीख को, तो मैं सितंबर से ही शुरू करूंगा बुध के गोचर की बात। तो ओवरऑल ये महीना थोड़ा स्थिरता लाएगा। आप देखेंगे अगस्त का महीना स्थिरता लाएगा। जुलाई में बहुत कुछ हुआ, अगस्त में राशि परिवर्तन थोड़े कम हुए, लेकिन बुध मार्गी हो गए। हाँ, सितंबर में क्योंकि ग्रहण आदि लग रहे हैं, तो सितंबर थोड़ा सा फिर से उथल पुथल मचाएगा। तो अब सितंबर की तरफ ही चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। बहुत श्रेष्ठ महीना है, बहुत कुछ होने वाला है इसमें। सबसे पहले बुध के राशि परिवर्तन से ही शुरू करेंगे। जो मैंने कहा था कि पिछले महीने के अंत में हुआ था, तो सितंबर से ही लेंगे। तो बुध सिंह में आ जाएंगे, और यहाँ पर वो एक तो उच्च अभिलाषी हो गए, क्योंकि अगला जो उनकी राशि है जिसमें वो जाएंगे वो अपनी उच्च की राशि होगी। और यहाँ पे उनकी सूर्य से युति, केतु से युति है। अब ये ठीक ठाक है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं। सूर्य बुध आदित्य योग बनता ही है। कभी कभी लोग पूछते हैं कुंडली में कि मेरा बुध आदित्य, देखिए बुध आदित्य योग बहुत कॉमन योग है। आप देखेंगे कई कुंडलियों में बुध आदित्य योग होता है। उसमें डिपेंड करता है कि वो बुध आदित्य योग कितना स्ट्रांग है, बाकी ग्रहों का प्रभाव क्या है, किस भाव में बना हुआ है, और क्या वो रिपीट हो रहा है। सबसे अच्छा बुध आदित्य योग होता है अच्छे भाव में हो, और अगर नवांश कुंडली में भी, या और भी कुछ कुंडलियाँ होती हैं, वर्ग कुंडली, D24 एक कुंडली है जो इंटेलिजेंस के लिए और कहीं ना कहीं स्टडीज़ के लिए भी देखी जाती है। अगर वहाँ भी दोनों साथ में होते हैं, तो हम कहते हैं सबसे अच्छा होता है। वो बहुत टेक्निकल है, लेकिन ये कहना कि कुंडली में मेरे बुध आदित्य हो गए तो या वो सब इंटेलिजेंट ही होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, सबकी श्रेष्ठता अलग अलग होती है, लेकिन कहने का तात्पर्य है बुध आदित्य बहुत कॉमन योग है। तो इतना भी कोई बड़ा इसको योग नहीं मानना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर गोचर में बनता है तो उस एरिया में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है। तो कहाँ पे बनाइए? 11वें घर में। तो फंडामेंटली आपके धन से संबंधित प्रॉब्लम्स, बिजनेस से संबंधित प्रॉब्लम,
करियर में चेंजेस लाने हैं, उन सब के लिए अच्छा है। सूर्य खुद 11वें घर के स्वामी है। बुध क्या है, नवम भाव और 12वें घर के स्वामी, यानी कि 10वें से नवम, लग्न 10वें से 12वें, लग्न से 12वें। तो पुनः ये जॉब चेंज का एक अच्छा योग बनाता है। 11वें घर के स्वामी के साथ है, तो अगर जॉब चेंज होगी तो लाभान्वित होगी। और केतु के साथ भी है, तो अगर आप अपनी स्ट्रीम भी बदलना चाहते हैं कार्य क्षेत्र में, आप चाहते हैं कि भाई मेरी जॉब ऐसी चेंज हो जिसमें मेरी स्ट्रीम बदले, तो वो भी अच्छा है। सूर्य बुध साथ में है, पंचम को देख रहे हैं, और केतु भी साथ में है। अब ये कंपटीशन के लिए भी अच्छा है, रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, और अगर स्टूडेंट्स भी अपना कुछ स्ट्रीम वगैरह बदलना चाहते थे उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये जो 3 ग्रहों की जोड़ी है आपके 11वें घर में, बहुत श्रेष्ठ है, सभी का अच्छा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। विदेश से भी पैसा आएगा क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, और नवम के स्वामी लाभ स्थान के स्वामी के साथ है, और केतु भी साथ में है। तो पैसा कमाने की नई युक्तियाँ, पैसा कमाने के नए नए आइडियाज़ बहुत आएंगे। 7 सितंबर को क्या होगा, ग्रहण लगेगा। कौन सा ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। कहाँ पे लगेगा, आपके पंचम भाव में लगेगा, जिस दिन चंद्रमा आपके पंचम में होंगे। चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को, और सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या को। तो चंद्रमा पंचम में और ग्रहण लग गया। अब एक तो होता है ग्रहण दोष, देखिए सूर्य केतु साथ में है तो ग्रहण दोष लगा हुआ था, जो हम ज्योतिष या कुंडली के अनुसार बोलते हैं। ये जो खगोलीय घटना होती है वो, लेकिन इसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो पंचम में जब ग्रहण लग रहा है आपके, तो सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, आपके लव लाइफ पर, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बच्चों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से पंचम भाव ऑलरेडी राहु केतु एक्सेस में था, ग्रहण भी लग गया, तो बच्चों की सेहत पर और गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम होगा। तो बहुत सितंबर में केयरफुल रहेगा, और बच्चे दूर भी हो सकते हैं आपसे। अच्छी चीज़ ये होगी, पंचम में जब ग्रहण लगता है तो व्यक्ति का जो सोचने का तरीका होता है वो बहुत अनकन्वेंशनल हो जाता है। तो अपनी अनकन्वेंशनल सोच से आप बहुत आगे निकल पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके साथ ही अलग अलग प्रकार के आइडियाज़ आएंगे, और जीवन में कुछ बड़े डिसीजन लेने की हिम्मत आ सकती है यहाँ से। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें मैंने कही उसका ध्यान दीजिएगा। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का एक भाव होता है, तो अपने सोचने के तरीके में थोड़ी सी शालीनता, थोड़ी सी शीतलता रखेगा। बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। 13 सितंबर को मंगल का गोचर होगा। ऑब्वियसली बड़ा गोचर होता है मंगल का भी, 3 दृष्टियां हैं उनकी, लग्न भाव में आ जाएंगे और रहेंगे यहाँ पे करीबन मंगल 1.5 महीने के लिए, तो रहती हैं एक भाव में। अच्छी चीज़ों से शुरू करेंगे। धनेश है, लग्न में आगे तो धन का योग बनाते ही हैं। सप्तमेश है, लग्न में आगे राजयोग भी बना रहे हैं। ये अपने आप में विवाह का सुंदर योग बनता है, क्योंकि सप्तमेश जब लग्न में आते हैं तो विवाह का अच्छा योग बन ही जाता है। अगर विवाह के इच्छुक हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। पुनः कहूँगा ये विवाह का योग है, विवाहिक जीवन का नहीं, कि विवाहिक जीवन कैसा रहेगा उसके लिए मंगल लग्न में थोड़ा सा बुरा ही प्रभाव देते हैं, लेकिन विवाह अगर करना चाहते थे उसके लिए बहुत श्रेष्ठ योग है, बहुत अच्छा योग है। मंगल यहाँ पे आपके जब आ गए तो आपके चौथे घर को भी देखेंगे। चौथे से 11वें के स्वामी है, चौथे से चौथे के स्वामी है, यानी कि प्रॉपर्टी की ब्यूटिफिकेशन अपनी, यानी कि घर के रेनोवेशन, और घर बेचना हो या किराए पे चढ़ाना हो, उसके भी बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। मंगल क्योंकि धन स्थान के स्वामी है और लग्न भाव में आए तो धन कमाने के, धन को बढ़ाने के, सेविंग्स के मौके भी यहाँ पे बन जाते हैं। दूसरे घर के स्वामी अपने से 12वें बैठे, तो ये बताता है कि अपनी सेविंग्स थोड़ी कम होगी लेकिन इन्वेस्टमेंट के रूप में उसका प्रभाव मिलेगा। और सप्तम के स्वामी जब लग्न में है तो पॉपुलैरिटी, प्रमोशन के योग भी बन जाते हैं। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन शनि से षडाष्टक में जो शनि वक्री हैं, तो जब मंगल शनि का षडाष्टक योग होता है तो चीज़ें थोड़ी सी अटकती हैं। कहाँ पे अटक सकती हैं? बिजनेस में आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे लेकिन बहुत डिलेज, बहुत चीज़ें अटकेंगी। लेकिन मैरिड लाइफ पर इसका बहुत इंपैक्ट नेगेटिव होगा। मंगल दोष तो बना ही, अब मंगल ने अपने भाव को देखना शुरू कर दिया। अब ये बिजनेस के लिए फिर भी ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मंगल का प्रभाव सप्तम पर और केतु का भी प्रभाव सप्तम पर है, ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत नेगेटिव है। मंगल केतु का प्रभाव सप्तम पर अचानक से सेपरेशन, डाइवोर्स का योग बनाता है, और ये आपके पति या पत्नी की सेहत, हो सकता है उनको थोड़ी सी इंजरी वगैरह का योग भी बन जाए। बहुत केयरफुल रहेगा। ये मंगल जो है ये प्रॉब्लम देंगे। वो चौथे घर को भी देख रहे हैं जो फैमिली का भाव है, सप्तम को भी देख रहे हैं जो मैरिड लाइफ का भाव है, और अष्टम को भी देख रहे हैं जो मांगल्य स्थान है। तो सितंबर का महीना ये मंगल का गोचर मैरिड लाइफ पर बहुत इंपैक्ट नेगेटिव डालेगा। और मंगल लग्न में है तो गुस्सा तो रहेगा ही, तो गुस्से पर भी थोड़ी सी
शांति बनाकर रखेगा। और ये मंगल पर राहु का प्रभाव भी है, इसलिए ना एक तो बहुत एम्बिशियस आप हो जाएंगे करियर में, बिजनेस में, तो ठीक है, लेकिन ओवर एम्बिशियस भी रहेगा चीज़ें और इसके कारण भी दिक्कत बढ़ सकती है। इसके बाद देखिए, अगर गोचर की हम बात करें तो 15 सितंबर को 2 गोचर होंगे, बुध का भी होगा, शुक्र का भी होगा। तो बुध आपके 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे कन्या में, और शुक्र आपके 11वें घर में आके बैठ जाएंगे सूर्य की राशि सिंह में। पहले बुध की बात करते हैं। बुध कन्या में आकर बैठ गए, यानी कि अपनी खुद की राशि और उच्च की राशि में, और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। भाग्य स्थान का स्वामी बुध, नवम भाव का स्वामी बुध 12वें घर में। विदेश से सफलता, विदेश जाने का योग, विदेश संबंधित कार्यों में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका योग बनता है। और 12वें घर के बुध लीगल केसेस के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, ये भी श्रेष्ठ है। और यहाँ पे वो उच्च की अवस्था के हैं और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, यानी कि विदेश में जो ऑलरेडी लोग हैं उनको लाभ मिलेगा, और कुछ वीज़ा आदि के इश्यूज आ रहे थे वो भी सॉल्व हो सकते हैं। और नवम का स्वामी 12वें घर में तीर्थ यात्राओं का योग भी बनाता है, तो बहुत अच्छा है बुध का प्रभाव। अब इन पे वक्री शनि की दृष्टि है और बुध की दृष्टि वक्री शनि पर है। अब शनि इस टाइम तक आते आते, सितंबर तक आते आते थोड़े से स्थिर हो जाएंगे, तो यहाँ पे उनका जो वक्री प्रभाव था थोड़ा नेगेटिव कम रहेगा। और उच्च के बुध देख रहे हैं, यानी कि कई कॉम्प्लिकेशंस कार्य क्षेत्र की हो, लीगल फॉर्मेट्स की हो, उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। शुक्र आ जाएंगे आपके 11वें घर में, केतु के साथ बैठेंगे और सूर्य के साथ बैठेंगे। खैर सूर्य और शुक्र की जोड़ी तो बहुत कम दिन की होगी, 2 दिन की होगी, लेकिन केतु जब शुक्र के साथ आते हैं ना, तो अब अच्छी चीज़ ये है, शुक्र लग्नेश है और अष्टमेश है। 11वें घर में गए तो पैसा अचानक से आ सकता है, केतु के साथ है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचनी हो, उस पर काम कराना हो, उसका मौका बन जाता है। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए ऑलरेडी मैंने कहा नेगेटिव है। अब जब कारकेश भी केतु के साथ आ गए तो यहाँ पे मैरिड लाइफ के लिए तो देखिए सितंबर का महीना बहुत टेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और लग्नेश भी क्योंकि केतु के साथ है और लग्न में मंगल है, ये आपके खुद के लिए, अपने लिए भी इंजरी का योग, सर्जरी का योग बना देता है, तो इस पर बहुत ध्यान देना है। इसके बाद सूर्य का 17 सितंबर को गोचर होगा और सूर्य 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे, कहाँ पे, कन्या में। और नीच अभिलाषी भी हैं, लेकिन खुद की राशि बुध में, बुध के साथ बैठे जो खुद की राशि में। अब फिर से बुध आदित्य योग बन गया, जो विदेश में स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। 11वें घर के स्वामी 12वें घर के स्वामी के साथ 12वें घर में, ये भी विदेश से लाभ कमाने का, विदेश में जॉब ढूंढने का बहुत अच्छा योग बन जाता है और विदेश संबंधित कार्यों में बहुत सफलता देता है। लेकिन जब सूर्य 12वें घर में आते हैं तो सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेहत पर आपके अचानक से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ से सारे ग्रह शनि वक्री के प्रभाव में भी हैं, तो थोड़ी सी मंदता भी आ सकती है, क्योंकि 11वें घर के स्वामी है तो पेमेंट अटक सकती है, पर कार्य बहुत डिले होना शुरू हो जाएंगे। जब सूर्य शनि समसप्तक होते हैं ना, तो कार्य डिले होते हैं और स्पेशली बॉसेस से प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, पिताजी से प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, और इवन अथॉरिटी से दिक्कत आती है। जो बड़ा बिजनेस करते हैं और कोई लीगल ट्रबल चल रहे हैं, उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और वैसे भी आपको लीगल प्रॉब्लम्स अगर कुछ चल रही थी, उनको सॉल्व नहीं किया आपने, तो यहाँ पे करवा लीजिएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद देखिए ग्रहण लगेगा, कहाँ पे लगेगा ग्रहण, आपके 12वें घर में लगेगा। जब किस दिन लगेगा, ये 21 सितंबर को लगेगा ग्रहण। कौन सा लगेगा, सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य के साथ में होंगे, अमावस्या को, जैसे मैंने कहा सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है, तो उस दिन लगेगा सूर्य ग्रहण। अब 12वें घर का ग्रहण बहुत अच्छा नहीं माना जाता और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं इसके। पहली बात करें तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा था। 12वें घर में सूर्य ग्रहण, अचानक से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, डॉक्टर्स के चक्कर लग सकते हैं, दवाइयाँ खानी पड़ सकती है और बहुत भयंकर खर्चे होंगे। आप देखेंगे 12वें घर के स्वामी भी यहीं पे इन्वॉल्व है और 11वें घर के स्वामी भी इन्वॉल्व है। ठीक है, विदेश में जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन भयंकर खर्च, और दिख ही रहा है कि 12वां घर है तो डॉक्टर्स के लिए, अस्पताल के लिए भी खर्चे। हाँ, यहाँ पे ये है कि अच्छा समय चल रहा है तो आपको ना तीर्थ स्थल पर जाने का और डोनेशंस करने का भी मौका मिल सकता है, लेकिन सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा इसका। अच्छी चीज़ यह है कि 12वें घर में जब एक ग्रहण लगा है, इससे पहले 10वें से अष्टम में लगा था, अभी लग्न से 12वें में। पहला कार्य क्षेत्र में जो लोग बहुत मेजर चेंज लाना चाहते थे, जॉब से बिजनेस की तरफ जाना चाहते थे, इवन बिजनेस में बड़े बदलाव लाना चाहते थे, जॉब में स्ट्रीम चेंज करना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छे योग है।
और सबसे बड़ी बात, 12वें घर में जब ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव लंबा होता है, तो अपने पूरे जीवन में बड़े स्तर पर जो आप बदलाव लाना चाह रहे थे, जो नहीं ला पा रहे थे, वो यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और यहाँ पे बहुत चांसेस है सितंबर में आपको हेल्थ का एक झटका लगेगा, बहुत संभावना है। अच्छी चीज़ ये है कि जब ये ग्रहण लगेगा तो कई लोगों को ना ये अपने हेल्थ को लेकर कई लोग बहुत सीरियस भी हो जाएंगे। कभी कभी ना हमें एक झटका चाहिए होता है, तब जाके हम सीरियस होते हैं अपने हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे एक झटका लगेगा, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म में आप उसको लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे और अपने हेल्थ को ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए, कई अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, कई बुरी चीज़ भी हो रही हैं। मैं ये कहूँगा कि सितंबर के महीने में खास तौर पे मैरिड लाइफ का, अपनी हेल्थ का, इमोशनल एंड फिजिकल और खर्चों, इन पर जितना आप नियंत्रण रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये 3 महीनों का एक व्याख्यान था जिसमें बहुत कुछ हो रहा है। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा या काम आएगा आपके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब उपाय की तरफ चलते हैं। अब उपाय की बात करनी है। ये उपाय आपको एक एक बार ही करने हैं, टोटल जितने भी उपाय हैं, और किसी भी दिन कर सकते हैं। जब भी वीडियो देखिए उसके अगले दिन कर सकते हैं। पहला, किसी भी मंदिर में सतनाजे का दान करना, यानी कि 7 प्रकार के अनाज मिल जाते हैं पैकेट कई दुकानों पे, उसका दान कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी सब कुछ अवेलेबल है। दूसरा, आपको किसी भी गौशाला में फलों का दान करना है, चारे का नहीं, फलों का, ताकि गौ माता जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनको ग्रहण कर सकें। तीसरा, आपको दुर्गा जी को एक मीठा पान चढ़ाना है और खीर का भोग लगाना है। एक पुष्प की माला अर्पण करनी है और वहीं पर बैठकर दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करना है। और एक मंत्र है शुक्र देवता का, ओम शुभ गुणाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। अगला है, आपको शिवलिंग का गंगा जल, इत्र और गुलाब जल मिलाकर अभिषेक करना है और ओम रुद्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और अगला उपाय है, आपको किसी भी भैरव मंदिर में जाकर एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है और भैरव चालीसा का 4 बार पाठ करना है। इनकेस आप नहीं जा सकते भैरव जी के मंदिर, आसपास नहीं है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मिल जाते हैं, लेकिन कई ऐसे पार्ट हैं इंडिया के, और अगर विदेश में है तो चांस बहुत ही कम है, वहाँ पे मंदिर भी इतने नहीं होते, तो भैरव जी का मंदिर अलग से कहाँ से होगा। तो अपने घर में भी स्मरण करके भैरव बाबा का कर सकते हैं। मूर्ति आदि मत रखिएगा भैरव जी के घर में, अनलेस आप बहुत बड़े साधक हों और दीक्षित हों। तो ये उपाय करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।